तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन की परेशानियों का दौर लगातार जारी है। यूक्रेन जंग में भेजे जाने के खिलाफ लोग जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। मोर्चे पर जाने का खौफ युवाओं में इस कदर है कि वो खुद को जख्मी करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन जंग में जाने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक यूक्रेन में पुतिन के कराए जनमत संग्रह को बिल्कुल बेजा बात बता रहे हैं। ऐलान हुआ है कि यूक्रेन के जिन क्षेत्रों में पुतिन ने जनमत संग्रह कराया है, उन इलाकों के प्रतिनिधियों को बुलाकर रूस के साथ इलाके के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जाएं, ताकि वो अब रूस का हिस्सा कहलाए। 4 क्षेत्रों के प्रमुख जहां 5 दिवसीय मतदान मंगलवार को संपन्न हुआ, क्रेमलिन के सेंट जॉर्ज हॉल में शुक्रवार के समारोह के दौरान रूस में शामिल होने के लिए संधियों पर हस्ताक्षर करेंगे। यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने वोटों को दिखावा बताया है, लेकिन पूरा यूरोप इस जनमत संग्रह के खिलाफ खड़ा है। Russia has now announced the pre-baked results of its sham referenda. These results were concocted in Moscow, not collected in Ukraine. Let's be clear. The results are completely fabricated and do not reflect the will of the people of Ukraine. This is the will of Moscow, not the free will of Ukraine or its people. Because we've seen this movie before, we know what will come next. We expect Russia to use these sham referenda as a false pretext to attempt to annex Ukraine's territory. पुतिन के यूक्रेन वाले जनमत संग्रह की पूरी डिटेल आपको दिखाएं। उससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को सुनिए, उनके देश में क्या हो रहा है। इससे समझने में मदद मिलेगी कि पुतिन की प्लानिंग ऐसी क्यों है, जिसे अब रूस के लोग भी नहीं पचा पा रहे हैं। देश को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें सेना में जबरदस्ती शामिल कर लिया जाएगा, यूक्रेन मोर्चे पर भेज दिया जाएगा। ये डर सता रहा है। Абсолютно справедливо світ відреагує і на псевдореферендуми. Вони будуть однозначно засуджені. І на злочинну мобілізацію, яку окупанти намагаються зараз провести в Криму та інших частинах України, які вони поки контролюють. Це ж не просто злочини проти міжнародного права і права України. Це злочини проти конкретних людей, проти народу. Зараз в Криму в місцях компактного проживання Кремли намагаються знайти і мобілізувати якнайбільше чоловіків. Ми вже маємо докази цього. Це свідоме намагання Росії знищити кримсько-татарський народ. Це свідоме намагання... ये ज़ेलेंस्की के बाउंस बैक का ही नतीजा है कि पुतिन को युद्ध की रणनीति बदलनी पड़ रही है। पुतिन के इस ऐलान के बाद कि 3 लाख रिजर्व फोर्स को यूक्रेन फ्रंट पर भेजा जाएगा, पुतिन के लिए रूस के लोगों की सोच बदलने वाला फैसला साबित हो रहा है। रूस ने साफ शब्दों में कहा है कि उसे 10 लाख लोगों की जरूरत है, और इतने लोग रूस में मौजूद हैं जो अपने देश के लिए यूक्रेन में लड़ना चाहते हैं, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जिस जनमत संग्रह को पुतिन यूक्रेन विजय का कानूनी जामा पहनाना चाहते हैं, उसे बहुत लोग कागज की तरह उड़ा रहे हैं। Nous le savons, l'agression déclenchée par la Russie en Ukraine est loin d'être terminée, et son cortège de drames humains, de victimes civiles, de crimes de guerre, de destruction, ne va hélas pas disparaître. Je le dis avec une certaine gravité, au moment où la Russie renouvelle sa rhétorique agressive, au moment où elle organise des simulacres de référendum qui signent son statut d'État paria, et au moment où des incidents inexpliqués ont lieu dans la mer Baltique, je le dis avec une certaine gravité, oui, nous aurons à maintenir notre engagement dans la durée. अमेरिका और यूरोप का कमिटमेंट ही पुतिन के गुस्से को भड़का रहा है। अमेरिका से ट्रक भर भर कर जो हथियार यूक्रेन पहुंच रहे हैं, उससे निकलने वाले गोले रूस के नागरिकों के दिमाग में पुतिन की इमेज खराब कर रहे हैं। 72 घंटे की युद्ध की सोच जंग में जाने के फैसले ने पुतिन को फंसा दिया है। ये सिर्फ पुतिन को यकीन है कि तारीख के दबाव में फैसले नहीं बदले जाते, लिहाजा जितनी मानव शक्ति लगे पुतिन लगा रहे हैं। लेकिन ये शक्ति कैसी है, जरा इन तस्वीरों में देखिए। उम्र कब के बरस के सफेद हो चुकी है, लेकिन पुतिन को इस रूस की रिजर्व फोर्स के सैनिक बिल्कुल यंग और एनर्जेटिक दिख रहे हैं। इन लोगों को यूक्रेन मोर्चे पर जंग लड़ने के लिए भेजा जा रहा है,
अत्याधुनिक हथियारों की आंधी के बीच ये ढलती उम्र के जवान ज़ेलेंस्की की सेना को कितना हिला पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इससे जो बात साफ हो रही है वो ये है कि पुतिन के हौसले चाहे आसमान पर हों, रूस के सैनिकों की गिनती जमीन पर बेहद कम गई है। ऐसे में रूस के नागरिक पुतिन से पूछ रहे हैं कि युद्ध आखिर कब तक। तो अमेरिका और यूरोप इस जनमत संग्रह की खिल्ली लगातार उड़ा रखे हैं। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुतिन अब आगे क्या करेंगे। क्या पुतिन की नई नवेली डेड आर्मी पुतिन को इस मुश्किल से निकाल पाएगी या नहीं। एक तरफ तो पुतिन को लड़ने के लिए जवानों की कमी पड़ रही है, दूसरी ओर जीते गए यूक्रेन को रूस में मिलाने की प्रक्रिया चल रही है, वो भी उस जनमत संग्रह के दम पर जिस पर धांधली के तमाम आरोप लग रहे हैं। यूक्रेन में जनमत संग्रह करवाने वाले रूस के अधिकारियों का कहना है कि ज़पोरिज़िया में 93%, खेरसोन में 87%, लुहांस्क में 98% और डोनेस्क में 99% लोगों ने रूस के साथ रहना मंजूर किया है। यानी ये लोग अब यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्हें ज़ेलेंस्की की सत्ता नहीं, पुतिन की सत्ता चाहिए। लेकिन क्या यही अंतिम सत्य है या तस्वीर दूसरी भी है? क्योंकि पुतिन क्राइमिया भी इसी तरह जीते हैं और डॉनबास के पूरे इलाके में भी रूसी भाषा बोलने वालों की बहुतायत है। लिहाजा पुतिन पर सवाल उठ रहे हैं कि यूक्रेन को खंड खंड कर पुतिन आखिर क्या हासिल कर लेंगे जब अपने ही लोगों की जान जा रही है। यही वजह है कि जंग के बाद से पुतिन की लोकप्रियता का ग्राफ रूस में ऊपर नीचे हो रहा है। युद्ध की शुरुआत में पुतिन बड़े महारथी और महानायक सदृश दिखे, लेकिन अब आम लोगों को यूक्रेन जंग में भेजने के ऐलान के बाद पुतिन की लोकप्रियता में तेजी से गिरावट आ रही है। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार पुतिन की लोकप्रियता में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। 2 दशकों के राज में पुतिन की रूस में लोकप्रियता इतनी कम कभी नहीं हुई। लेवाडा सेंटर पोलिंग एजेंसी के मुताबिक सितंबर के सर्वे में यह सामने आया कि 77% लोग चाहते हैं कि पुतिन राष्ट्रपति के रूप में अपना शासन जारी रखें। इससे पहले 83% लोगों की पसंद हुआ करते थे राष्ट्रपति पुतिन। यानी पुतिन की लोकप्रियता में 6 अंकों की भारी गिरावट दर्ज की गई है। ये 2018 के बाद पुतिन की अप्रूवल रेटिंग में सबसे बड़ी गिरावट है। असल में ज़ेलेंस्की की सेना ने जिस तरह से पलटवार किया, उसने रूस की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हाइपरसोनिक मिसाइलों की मार या बम या तोप के गोलों से यूक्रेन डरा नहीं, उसके सैनिकों ने सरेंडर नहीं किया और यूक्रेन से रूस सैनिकों की लाशें पहुंचती रहीं। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को यूक्रेन में दिखा दिया कि रूस की 2 लाख की स्पेशल ऑपरेशन वाली सेना यूक्रेन पर भारी नहीं पड़ सकती और यही वजह रही कि पुतिन ने सेना बढ़ाने के लिए ऐलान कर दिया। आलम यह हुआ कि देखते ही देखते युद्ध की शुरुआत में जो सूरत यूक्रेन में नजर आ रही थी कि लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं, वो अब रूस में दिख रही है। मतलब पुतिन के जंगी विचारों से जनता इत्तेफाक नहीं रख रही, लिहाजा पुतिन की पॉपुलैरिटी का ग्राफ तो गिरना ही था। इधर खबर आ रही है कि रूस की जर्मनी जाने वाली नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में एक और लीकेज का पता चला है। ये भी बाल्टिक सागर में ही है। इसके पहले नॉर्ड स्ट्रीम 1 में 2 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन में एक रिसाव की जगह का पता चला था, जिसे लेकर रूस ने कहा कि साजिश हुई है और यूरोप ने भी कहा कि रूस ने साजिश की है। सच क्या है किसी को नहीं पता। इस बीच पश्चिमी मीडिया में पुतिन की डेड आर्मी यानी बुजुर्ग सेना जो यूक्रेन जा रही है, उसे लेकर मजाक बनाया जा रहा है।